हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब की बार आगामी जो परीक्षा है उसमें आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो अब की बार श्वसन तंत्र की क्रियाविधि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छे से समझना है, दमदार तरीके से समझना है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना है, वो आपका मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगा। साथ साथ में नोट्स बना के चलना है, जिससे कि आपको मतलब क्लियर हो जाए। एक बार रिपीट करने पर आपको क्लियर हो जाए, बार बार आपको पढ़ना न पड़े, अच्छे आपके नोट्स तैयार हो जाएं, है ना। आपके काम आए, आपके भाई बहन के काम आए, तो बहुत अच्छी बात है नोट्स बनाना। आप साथ साथ में नोट्स बना लिया करो। इसके बाद कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में लाल रंग का नाम होगा सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा। सर्च करोगे तो आपको ज्ञान का अड्डा का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF वगैरह दे दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी धमाकेदार ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में? श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्वसन की क्रियाविधि, कल मैंने आपको श्वसन की बनावट बताई थी, अब मैं बताऊंगा आपको श्वसन की क्रियाविधि। क्या बताऊंगा? श्वसन की क्रियाविधि बताऊंगा। श्वसन की क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, श्वसन की जो क्रियाविधि है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चा? दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? इसकी क्रियाविधि को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। दो भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया बाबू, ध्यान रखना। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग में से जो पहला भाग है उस भाग का नाम आपको ध्यान रखना है। उस भाग का नाम है अंतःश्वसन। क्या नाम याद रखना है? अंतःश्वसन। और दूसरे भाग का नाम याद रखना है निःश्वसन। क्या नाम याद रखना है? निःश्वसन। दूसरे भाग का नाम आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात अगर आप याद रखोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतः का मतलब अंदर ले जाना, अंतः का मतलब अंदर ले जाना। हम सांस अंदर ले जाते हैं और एक सांस बाहर छोड़ते हैं, तो अंतः का मतलब अंदर, अंदर लेके गए सांस, तो उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे किस प्रकार से अंदर जाती है सांस। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि वो वही सांस बाहर कैसे निकलती है और उसकी क्या क्रियाविधि है, वो बात करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, अंतःश्वसन और निःश्वसन पर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निःश्वसन के बारे में। किसके बारे में बच्चा? निःश्वसन के बारे में चर्चा करते हैं। दमदार तरीके से समझना है, अच्छे से समझना है। निःश्वसन, अंतःश्वसन होता क्या है? पहली बात, ये जो अंतःश्वसन होता है, अंतःश्वसन को श्वसन की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। श्वसन की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। सक्रिय अवस्था मानी जाती है। श्वसन की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इसका सक्रिय अवस्था का मतलब क्या है? सक्रिय अवस्था का मतलब सांस को अंदर लेना। जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को सक्रिय अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखना बाबू। तो मैंने क्या बताया? श्वसन की सक्रिय अवस्था कहा जाता है किसको? इस अंतःश्वसन की क्रिया को। अंतःश्वसन की क्रिया को बाबू क्या कहा जाता है? अंतःश्वसन की क्रिया को सक्रिय अवस्था कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात सांस को अंदर ले जाते हैं। अर्थात सांस को अंदर ले जाते हैं। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को सक्रिय अवस्था कहा जाता है। और सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? यही अंतःश्वसन की क्रिया जो होती है ना, वो क्या होती है? सक्रिय अवस्था होती है। अंदर ले जाने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है बाबू सक्रिय अवस्था, और उसी को कहते हैं अंतःश्वसन। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। अब बात करते हैं, जब अंतःश्वसन की क्रिया होती है, हम सांस अंदर लेके जाते हैं, तो होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हमारे डायाफ्राम की होती है। यानी सांस लेना और सांस छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डायाफ्राम की होती है। तो ये भी डिपेंड किसके ऊपर करता है? डायाफ्राम पे ही डिपेंड करता है। अंतःश्वसन और निःश्वसन पूरी की पूरी क्रिया किसके ऊपर है? डायाफ्राम के ऊपर है। देखो ध्यान से,
अंतः श्वसन की क्रिया में, यानी इस क्रिया में डायाफ्राम में, इस क्रिया में डायाफ्राम में क्या होता है, डायाफ्राम में संकुंचन होता है। डायाफ्राम में क्या होता है, संकुंचन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि इस अवस्था में क्या होगा बाबू, इस अवस्था में, इस क्रिया में डायाफ्राम के अंदर संकुंचन होगा। डायाफ्राम में जब संकुंचन होगा तो डायाफ्राम में संकुंचन होने से क्या होगा, डायाफ्राम में संकुंचन होता है तथा संकुंचन होने से क्या होगा बाबू, ध्यान रखना, संकुंचन होने से पंसलियां ऊपर उठ जाती हैं, पंसलियां ऊपर उठ जाती हैं तथा डायाफ्राम उदर गुहा के नीचे चला जाता है, उदर गुहा के नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो समझना बाबू इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि जब अंतः श्वसन की क्रिया होती है बाबू तो क्या होता है, डायाफ्राम में संकुंचन होता है। संकुंचन का मतलब सिकुड़ना, डायाफ्राम सिकुड़ने लगता है और डायाफ्राम जब संकुंचन होगा डायाफ्राम के अंदर, डायाफ्राम में संकुंचन होने से पंसलियां जो होती हैं, पंसलियां वो ऊपर उठ जाती हैं और डायाफ्राम कहाँ चला जाता है, उदर गुहा के नीचे चला जाता है। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं डायाफ्राम। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं ना, सांस अंदर लेके जाते हैं इस प्रकार से, तो ये जो भाग है ना, ये भाग ये तो नीचे चला जाता है, पंसलियां ऊपर उठ जाती है। जैसे मैं सांस लेके आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से, अब देखो ये तो नीचे चला गया, ये पंसलियां ऊपर उठ गई, इसी को बोलते हैं अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं बच्चा, अंतः श्वसन बोलते हैं। और यही बात मैंने आपको बताई है कि इस क्रिया में डायाफ्राम में तो संकुंचन होता है और संकुंचन होने से पंसलियां तो ऊपर उठ जाती हैं और डायाफ्राम कहाँ चला जाता है, उदर गुहा के नीचे चला जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है यहां तक आपको बात समझ में, यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए एक पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि डायाफ्राम तो नीचे चला गया, पंसलियां ऊपर उठ गई। अब पंसलियां ऊपर उठ गई, इसका मतलब क्या हुआ, पंसलियां ऊपर उठने का मतलब ये हो गया कि पसलियों के अंदर जो फेफड़े थे ना, पसलियों के अंदर की साइड फेफड़े थे, उन फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। समझना इस बात को, यहां पर लिख रहा हूं मैं, पसलियां ऊपर उठने से, पसलियां ऊपर उठने से, पसलियां ऊपर उठने से फेफड़ों का, पसलियां ऊपर उठने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ये बात भी आपको ध्यान, एक चेन बना के समझना है दोस्तों, एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको समझना है, तभी आप याद रख पाओगे साइंस को, तभी आप याद रख पाओगे विज्ञान को। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अंतः श्वसन को शुरू किया। अंतः श्वसन होता क्या है, ये एक प्रकार की सक्रिय अवस्था है, सांस अंदर लेने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि इस क्रिया में होता क्या है, जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, उसमें क्या होगा, डायाफ्राम के अंदर संकुंचन होता है और डायाफ्राम में संकुंचन होने से पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और डायाफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे। अब पसलियां अगर ऊपर उठ गई, इसका मतलब पसलियों के अंदर की साइड जो फेफड़े थे ना, वो फेफड़े भी इस पसलियों के साथ साथ इस प्रकार से फैल गए। अब फेफड़ा फैलेगा इस प्रकार से, फेफड़ा फैलेगा तो अंदर का जो भाग था ना, अंदर का जो भाग था उसको बोलते हैं आयतन, वो आयतन उसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब वही बात है, पहले फेफड़ा इस प्रकार से था, इस प्रकार से, और जैसे ही वो पसलियां ऊपर उठी इस प्रकार से, पसलियां क्या हुई, ऊपर उठी ना, तो पसलियों के साथ में जो फेफड़ा है वो भी इस प्रकार से हो गया। अब देखो इसका आयतन ये था, इसका आयतन इतना बड़ा है, तो आयतन बढ़ जाता है किसके कारण, पसलियों के ऊपर उठने के कारण। अब पसलियां ऊपर उठ गई तो फेफड़ों का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। अब फेफड़ों का आयतन बढ़ गया बाबू, तो ध्यान रखना, आपको पता है कि जहां पर कम आयतन होगा, आयतन का मतलब कम जगह होगी, कम जगह होगी, कम जगह होगी और वायु ज़्यादा होगी। अगर वायु ज़्यादा हो और जगह अंदर कम हो तो ये वायु दाब क्या लगाएगी, ज़्यादा लगाएगी। अब
वायु मान लो पहले इस फेफड़े में पूरा भरा हुआ था, ये इस प्रकार से पूरा वायु का भरा हुआ था। अब आपको पता है भाई, समझ में बिल्कुल आएगा आपको। अब एक तो इतना फेफड़ा था, उसमें इतनी वायु थी और इतनी ही वायु इसके अंदर चली गई, इतनी ही वायु अब इसके अंदर हो गई। तो इसके अंदर इसकी बात करें तब तो ये छोटा था, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो दाब था ना, यहाँ पर दाब था और एक यहाँ पर दाब है, इनमें अंतर क्या है? यहाँ पर दाब अधिक था और यहाँ पर दाब क्या हो गया? कम हो गया। किसका दाब बच्चा? वायु का दाब, यानी अंदर इसकी वायु थी, उस वायु का दाब कम हो गया। किसके कारण? आयतन बढ़ने के कारण। क्या बढ़ने के कारण? आयतन बढ़ने के कारण वायु का दाब कम हो गया। कहाँ से? इस फेफड़े से। यही बात आपको लिखनी है। आयतन बढ़ने से, आयतन बढ़ने से, आयतन बढ़ने से, आयतन बढ़ने से फेफड़ों में, आयतन बढ़ने से फेफड़ों में वायु दाब, वायु दाब, आयतन बढ़ने से फेफड़ों में वायु दाब, वायु दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चा कि अगर आयतन बढ़ गया किसका? फेफड़ों का, तो फेफड़ों के जो अंदर है ना, फेफड़ों के अंदर वहां पर वायु का दाब भी कम हो गया। क्या हो गया? वायु का दाब भी कम हो गया, क्योंकि पहले फेफड़ा छोटा था, अब फेफड़ा बड़ा हो गया और वही वायु पहले छोटे फेफड़े में थी और वही वायु बड़े फेफड़े में है। इसका मतलब वायु ने दाब कम लगाया है बड़े वाले भाग में, क्योंकि वहाँ छोटा था तो दाब लगा रही थी और यहाँ पे दाब कम लगाई, क्योंकि उसको जगह मिल गई तो वो दाब नहीं लगाएगी। तो ध्यान रखना, आयतन बढ़ने से फेफड़ों में क्या हो गया? फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो गया। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक आप इसको क्रम से याद कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, श्वसन की जो सक्रिय अवस्था है वो किसको माना जाता है? इसी अंतः श्वसन को माना जाता है बाबू। किसको माना जाता है? अंतः श्वसन को ही माना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सांस को अंदर ले जाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंतः श्वसन कहते हैं। बात आती है इस क्रिया के अंदर, अंतः श्वसन की क्रिया के अंदर डायाफ्राम में क्या होता है बाबू? डायाफ्राम में संकुचन होता है और डायाफ्राम में संकुचन होगा तो पसलियां ऊपर उठ जाती हैं, डायाफ्राम नीचे चला जाता है। पसलियां ऊपर उठ गई तो पसलियां ऊपर उठने से फेफड़ों का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया और फेफड़ों का आयतन बढ़ने से अंदर का वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। अब हम बात करते हैं इससे आगे, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां आने वाली है, समझना। हमने कहां तक पढ़ लिया? वायु का दाब कहां कम हो गया बच्चा? अंदर कम हो गया। वायु का दाब अंदर कम हो गया। अब आपको पता है अंदर तो वायु का दाब कम है हमारे फेफड़ों में और बाहर वायु दाब क्या है? ज्यादा है। वातावरण में वायु दाब ज्यादा है। अब आपको पता है बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। अब ये तो आप सभी को पता है कि जो वायु होती है ना, वायु वो ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चलती है, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चलती है। कौन चलती है? वायु चलती है। अब बाहर वातावरण में वायु दाब ज्यादा है, अंदर वायु दाब कम है, तो बाहर की वायु इन दो छेदों से कहां चली जाएगी? हमारे फेफड़ों में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? फेफड़ों में चली जाएगी और वो तब तक जाती रहेगी जब तक अंदर का वायुदाब और बाहर का वायुदाब बराबर न हो जाए। जब अंदर और बाहर का वायुदाब बराबर हो जाएगा तब वायु अंदर जानी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब अंदर का वायुदाब और बाहर का वायुदाब बराबर हो जाएगा, तब तक क्या होगी? ये वायु अंदर जाती रहेगी। तो ये बात समझनी है हमें। हमने क्या पढ़ लिया? अंदर वायुदाब कम हो गया। अब समझो अंदर तो वायुदाब कम है, ये बात आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना बाबू, अंदर वायुदाब कम होने से कुछ नहीं होता। वातावरण में वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब अधिक होने के कारण बाहरी वायु फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है। बाहरी वायु फेफड़ों में क्या करने लगती है? फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है। फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है। समझना इस बात को। वातावरण में वायुदाब अधिक होने के कारण जो बाहर की वायु है वो फेफड़ों में क्या करने लगती है? प्रवेश करने लगती है।
तथा यह वायु अंदर तब तक प्रवेश करेगी, यह वायु तब तक प्रवेश करेगी जब तक अंदर और बाहर का वायुदाब बराबर न हो जाए, अंदर और बाहर का वायुदाब बराबर न हो जाए। और जब बराबर हो जाएगा अंदर और बाहर का वायुदाब, तो ये वायु अंदर जाना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसका मतलब हमने सांस अंदर ले लिया। अब बात आती है बाहर छोड़ने की। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को ही कहा जाता है अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन। अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन का क्या कहा जाता है, कौन सी क्रिया को, इस क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन कहा जाता है। निःश्वसन, वो जो था ना पहला पार्ट था वो था निःश्वसन, और यहाँ पर निःश्वसन है। यहाँ पर निःश्वसन की बात हो रही है और वो था निःश्वसन। वहाँ पर यहाँ पर क्या थे, विसर्ग लगे हुए थे, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हुए हैं। ध्यान रखना, अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन कहा जाता है। अब एक बार फिर से समझना इस पूरी प्रक्रिया को जो मैंने आपको बताई है, इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझना। क्या लिखा है मैंने कि श्वसन की सक्रिय अवस्था, श्वसन की जो सक्रिय अवस्था होती है वो किसको कहा जाता है बच्चा, अंतः श्वसन की क्रिया को सक्रिय अवस्था कहा जाता है। एक नंबर बात, सक्रिय का मतलब है सांस को अंदर ले जाते हैं। इस क्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, इस क्रिया के अंदर सांस को क्या करते हैं, हम अंदर लेके जाते हैं। इस क्रिया में सांस को अंदर लेके जाते हैं बाबू, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम ठीक है सांस को अंदर तो लेके जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्रिया में डायाफ्राम में क्या होता है, संकुचन होता है। कौन सी क्रिया में, अंतः श्वसन की क्रिया में। अंतः श्वसन की क्रिया में आपको ध्यान रखना है, जब अंतः श्वसन की क्रिया होगी तो सांस कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर कैसे जाएगा, ये डायाफ्राम संकुचित होगा तब जाएगा। डायाफ्राम में संकुचित का मतलब डायाफ्राम इस प्रकार से सिकुड़ता है, अंदर जाता है तो पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। यही बात मैंने आपको बताई है कि इस क्रिया में डायाफ्राम में संकुचन होता है और संकुचन होने से पसलियां तो ऊपर उठ जाती हैं। पसलियां क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और डायाफ्राम उदर गुहा के नीचे चला जाता है। डायाफ्राम कहाँ चला जाता है, उदर गुहा के नीचे। हमारी जो उदर गुहा है, ये पेट है, इसके नीचे चला जाता है। कौन, डायाफ्राम। तो ये दो बात आपको समझ में आई। फिर मैंने क्या बताया कि जो पसलियां थी वो ऊपर उठ गई थी। अब पसलियां ऊपर उठने से फेफड़ों के अंदर का जो आयतन था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अभी फेफड़े भी साथ साथ में इस प्रकार से फैल गए, और फेफड़े फैल गए, इसका मतलब उनका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया ना किसका, फेफड़ों का। तो आयतन बढ़ने से फेफड़ों के अंदर का वायुदाब कम हो गया, क्योंकि पहले वो छोटा था अब वो बड़ा हो गया। इसका मतलब अंदर का वायुदाब कम हो गया। पहले वायु दाब ज्यादा लगा रही थी क्योंकि वो छोटा था, अब वो जगह दे दी उन्होंने पूरी वायु को, तो वो दबाव नहीं लगाएगी। इसका मतलब अंदर का वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। अंदर का वायुदाब कम हो गया, लेकिन वातावरण में वायुदाब क्या है, अधिक है। वातावरण में वायुदाब अधिक होने के कारण, भाई अंदर तो वायुदाब कम है हमारे शरीर में, और बाहर वातावरण में क्या है, वायुदाब ज्यादा है। तो बाहर वायुदाब ज्यादा होने के कारण जो बाहर की जो वायु है वो वायु कहाँ प्रवेश करने लगती है, हमारे मुंह में प्रवेश करने लगती है, हमारी नाक में प्रवेश करने लगती है, हमारे फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है। तथा यह वायु तब तक प्रवेश करती है जब तक अंदर का वायुदाब और बाहर का वायुदाब, दोनों का वायुदाब बराबर नहीं हो जाए। जब बाहर वातावरण और अंदर फेफड़ों का वायुदाब बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तब अंदर और जो वायु अंदर जा रही थी वो वायु अंदर नहीं जाएगी, वो वायु अंदर नहीं जाएगी। अंदर और बाहर का वायुदाब बराबर न हो जाए तब तक ये वायु अंदर जाती रहेगी। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन। अंतः श्वसन या फिर निःश्वसन का, निःश्वसन कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बाबू। ये बात थी किसकी, अंतः श्वसन की। किसकी बात थी, अंतः श्वसन की बात थी। अब इससे आगे और पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में,
नीह श्वसन के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं नीह श्वसन की। चलिए इन्हीं पॉइंटों को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं और यही पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके अंतः श्वसन से नीह श्वसन बन जाएंगे। देखो ये कौन सी अवस्था थी, सक्रिय अवस्था थी ना, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, निष्क्रिय अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी, निष्क्रिय अवस्था हो जाएगी। एक नंबर बात, वो जो थी ना वो तो सक्रिय थी और ये क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई। इसमें सांस, उसमें सांस अंदर ले रहे थे, इसमें सांस क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इसमें सांस को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। आई ना बात समझ में, इसमें सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसमें सांस को हम अंदर ले रहे थे। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना आपको, दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो इस क्रिया में डायाफ्राम में क्या होता है, संकुचन, मतलब ये तो पहले की बात है ना, उसमें संकुचन हो रहा था, तो इसमें इसका विपरीत होगा। इसमें क्या हो जाएगा, संकुचन के विपरीत होता है शिथिलन। संकुचन के विपरीत क्या होता है, शिथिलन होता है। यानी उस क्रिया में, यानी अंतः श्वसन की क्रिया में तो डायाफ्राम में संकुचन था, डायाफ्राम सिकुड़ रहा था, लेकिन इस क्रिया में बाबू क्या है, इस क्रिया में इसमें क्या हो रहा है, इस क्रिया में इसमें शिथिलन हो रहा है, ये फैल रहा है। ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। अब देखो इस क्रिया में डायाफ्राम में शिथिलन होता है तथा शिथिलन, यहां पर क्या आ जाएगा, संकुचन की जगह शिथिलन। शिथिलन का मतलब फैलना। शिथिलन होने से, समझना, शिथिलन होने से पसलियां नीचे बैठ जाती, उसमें ऊपर उठ रही थी और इसमें क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। कहां बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाती हैं। तथा डायाफ्राम उदर गुहा के नीचे की बजाय कहां जाता है, उदर गुहा के ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। देखो पूरी बातें आपको विपरीत लिखनी है। अगर आपको अंतः श्वसन की क्रिया याद है तो आप नीह श्वसन की क्रिया आराम से याद रख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। उसमें संकुचन था, इसमें शिथिलन है। उसमें पसलियां नीचे बैठ रही, ऊपर उठ रही थी, इसमें नीचे बैठ रही हैं। उसमें डायाफ्राम में संकुचन हो रहा था, यहाँ पर डायाफ्राम में क्या हो रहा है, शिथिलन हो रहा है। शिथिलन का मतलब फैल रहा है। अब यहाँ पर पसलियाँ नीचे बैठ रही हैं इस क्रिया में, तो मैं यही लिखना पड़ेगा ना कि पसलियाँ नीचे, पसलियों के नीचे बैठने से, पसलियों के नीचे बैठने से फेफड़ों का वायु आयतन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब की बार आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे पहली बार हमने पढ़ा था वो बढ़ रहा था, क्योंकि आयतन क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि फेफड़े इस प्रकार से फैल रहे थे। यहाँ पर फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और डायाफ्राम क्या हो रहा है, फैल रहा है। डायाफ्राम फैल रहा है और हमारा जो पसलियाँ हैं वो नीचे बैठ रही हैं। इसका मतलब ये जो फेफड़े हैं उनका आयतन क्या हो गया, घट गया। आई बात समझ में। अब देखो, अब आयतन पिछली बार बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, अब की बार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आयतन घटने से फेफड़ों का वायुदाब, फेफड़ों में वायुदाब क्या हो गया, अब की बार कम से क्या हो गया, अधिक हो गया। कम से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। फेफड़ों के अंदर वायुदाब अधिक हो जाता है, क्योंकि पिछली बार क्या था, आयतन ज्यादा था, अब की बार आयतन कम हो गया। तो आयतन कम हो गया तो इसका आकार कम हो गया ना फेफड़े का, इसलिए वायुदाब क्या हो गया, अधिक। अंदर वायुदाब अधिक हो गया। अब बाहर पिछली बार क्या था, वातावरण में वायुदाब अधिक था, लेकिन अब की बार क्या है, वायुदाब कम है। अब की बार वातावरण में वायुदाब कम है, तो हम लिख देंगे वातावरण में वायुदाब कम होने के कारण, वातावरण में वायुदाब कम होने के कारण फेफड़ों की वायु, अब की बार लिखेंगे फेफड़ों की वायु बाहर वातावरण में जाने लगती है, वातावरण में जाने लगती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। वातावरण में वायुदाब कम हो गया, पिछली बार ज्यादा था, अब की बार कम हो गया, क्योंकि अंदर बढ़ गया ना तो बाहर कम हो गया, अंदर ज्यादा हो गया तो बाहर कम हो गया। क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाली जो क्रिया पड़ी थी उसमें लास्ट में हमने कहां पर छोड़ा था, हमने लास्ट में हमने बराबर करके छोड़ा था ना, दोनों को बराबर करके छोड़ा था, बाहर और अंदर के वायुदाब को। लेकिन अब अंदर जो हमारा फेफड़ा था उसका क्या हो गया, अंदर वायुदाब मतलब ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से बाहर क्या हो गया, कम हो गया। अभी अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर तो कम होना ही है। अब बाहर वायुदाब अधिक हो, बाहर वायुदाब कम है, अंदर वायुदाब ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वातावरण में
छोड़ने लगेंगे हमारी सांस को, और यह वायु तब तक बाहर जाती रहेगी, यह वायु तब तक बाहर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी जब तक अंदर और बाहर का वायु दाब क्या होना जाए, बराबर। जिस प्रकार से हमने अंदर लेना शुरू किया था सांस को, तो जिस प्रकार से हमने अंदर लेना शुरू किया था सांस को, तो कब तक सांस को अंदर लिया था, जब तक बाहर और वायु का अंदर का वायु दाब बराबर नहीं हो गया। बाहर और अंदर का वायु दाब बराबर हो गया तो हमने सांस को अंदर लेना छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, सांस को बाहर करना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया। तो वो कब तक निकाला, जब तक अंदर और बाहर का वायु दाब बराबर नहीं हो गया। जब अंदर और बाहर का वायु दाब बराबर हो गया तो हमने फिर से क्या कर लिया, सांस को अंदर लेना शुरू कर दिया। फिर दोनों का वायु दाब बराबर हो गया, तब तक हमने सांस को अंदर लिया, फिर हमने सांस को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। यही प्रक्रिया चलती रहती है। और इस बाहर छोड़ने की, सांस को बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन की बजाय हम क्या बोल देंगे, नीह श्वसन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नीह श्वसन कह देंगे, नीह श्वसन। और नीह श्वसन या फिर उच्च श्वसन, नीह श्वसन या फिर उच्च श्वसन, नीह श्वसन या फिर उच्च श्वसन, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। और दो ही नाम आपको ध्यान रखने थे उस पॉइंट में जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यही आपकी क्रिया विधि है श्वसन की। इसी प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र काम करता है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अच्छे से अंतः श्वसन याद है तो उसके अंदर आप उसका विपरीत आप क्या लिख दोगे, नीह श्वसन लिख दोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन आएगा श्वसन तंत्र की क्रिया विधि को समझाइए, तो आपको दोनों पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको लिखवाया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मानव में वहन के बारे में, खून के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो वहन का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है। अगर आपने पहले पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो सारी देख लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में आपको इंटरेस्ट पैदा हो। साथ में नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। आपके भाई बहनों को भी बोल दीजिए किस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं तो वो भी देख सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।